हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये जो चैप्टर है इसके अप्रोक्सीमेटली मैं 10 वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें हर एक तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो भी पूरे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस जिस टॉपिक्स पे, उस सभी टॉपिक्स पे हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो ये पहला जो वीडियो है ये थियोरेटिकल पोर्शन को कवर करता है। तो थियोरेटिकल पोर्शन से भी काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, इसीलिए आप इसको भी ध्यान से आप पढ़ें। और दूसरा बात कि ये जो चैप्टर है आपका थियोरेटिकल पोर्शन, अगर आप अच्छे से अगर पढ़ते हो तो फ्यूचर में भी आपको काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो टॉपिक है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी है फाउंडेशन में, फिर उसी के साथ आपका बीकॉम में भी आ जाएगा। बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ये रहेगा ही रहेगा। इसको आप अच्छे से पढ़ो जो थियोरेटिकल पोर्शन है। थियोरेटिकल पोर्शन में सबसे पहला हमारा बात आता है कि कंपनी कहते किसे हैं। कंपनी का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब देखो इसको वर्ड बाय वर्ड हम लोग अगर समझे, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। वो कौन हो सकते हैं? तो पहला आप समझो कि कोई भी एक पर्सन रहता होगा, उस पर्सन के दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि एक बिजनेस करना है, लेकिन वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो वो हमारा क्या हो, मल्टीपल एक्सपैंड करे। ठीक है, वो एक्सपैंड करे, हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो ऑपरेट करे। तो एक ही ऑप्शन है क्या कि कंपनी उसे बनाना। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, इनके दिमाग में ये आइडिया है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। ये इनिशियली इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है। और जब इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को रजिस्टर किया जाएगा आगे बिजनेस फॉर्म करने के लिए, और रजिस्टर करके इसे कंपनी का रूप दिया जाएगा इस आइडिया को, तो इसे ही कंपनी कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीपल लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ज्वाइंटली इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। दूसरा बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर वो रजिस्टर्ड होता है और गवर्न भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि इस एक्ट में कंपनी कैसे चलेगा ये सभी चीजें मेंशन रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप देखो कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कंपनी के बारे में क्या कहता है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनी का मतलब वैसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई है इस एक्ट के अंडर, या फिर कोई इससे पहले जो कंपनी का लॉ था उसके अंडर, है ना। ये 2013 से पहले तो कंपनी होता होगा। तो इससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था वो था कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन उससे भी पहले कंपनी होता होगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी लॉ इंडिया में, जो भी कंपनी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी लॉ के अंडर वो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये कहता है कंपनीज कंपनीज एक्ट। तो अब देखो इसके कुछ फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर जो है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड एसोसिएशन। रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। जैसे बहुत फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी बनाने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो भी किसके अंडर? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। नेक्स्ट है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाता है कि मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलता रहता है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो ये ना ही डेथ, ना ही इंसॉल्वेंसी, ना ही इंसैनिटी ऑफ चेंज ऑफ मेंबर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी कभी रुकता नहीं, कंपनी हमेशा चलता रहता है। आप भी सुनोगे बहुत सारी कंपनी के बारे में कि जो 100 साल पुराने कंपनी है। ठीक है, तो अब 100 साल कोई पर्सन तो उतने समय तक वो जिंदा रहेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर उस पर्सन का डेथ हो गया फिर भी कंपनी चल रही है, तो इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो ये परपीचुअल एग्जिस्टेंस हो गया कि कंपनी हमेशा चलता रहता है, कंपनी कभी रुकता नहीं है। नेक्स्ट है कॉमन सील। तो कंपनी क्या है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हुआ, है ना, ये बात समझो कि कंपनी जैसे पहले कुछ लोग थे, इनके दिमाग में आइडिया आया कि हमें एक बिजनेस
फॉर्म करना है, उन्होंने एक बिजनेस क्रिएट कर लिया। तो एक बिजनेस अगर उन्होंने क्रिएट कर लिया है तो ये जो बिजनेस बना, ये कंपनी जो बना, अब ये सेपरेट एंटिटी हो गया, है ना, ये सेपरेट एंटिटी यानी कि एक अलग आइडेंटिटी बन गया है और ये फिर अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग एंटिटी है। तो अलग अलग एंटिटी यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि ओनर अलग हो गया और कंपनी अलग हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जिस्टेंस एक सेपरेट एग्जिस्टेंस कहलाता है। अब सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अब अपने नाम से ये कंपनी क्या कर सकता है, कोई भी एसेट्स खरीद सकता है, किसी से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई इस पे केस फाइल कर सकता है, किसी पे ये भी केस फाइल कर सकता है। तो कोई भी अग्रीमेंट ये कर सकता है। सिंपल सा बात ये है कि कोई भी अग्रीमेंट ये कंपनी कर सकती है। तो अग्रीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज साइन, है ना, उसका साइन होना जरूरी है। सो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कोई हम आप जैसा पर्सन तो है नहीं, है ना, कि वो साइन कर सके। तो इसीलिए इसका एक कॉमन सील क्रिएट किया जाता है ना, जब वो रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, तो उसका एक स्टैंप बनाया जाता है, एक सील बनाया जाता है, कॉमन सील। तो कॉमन सील क्या है, कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होता है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिग्नेचर, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, है ना, या आपने 10th में भी दिया होगा, तो जो आपको सर्टिफिकेट 10th का मिला होगा, है ना, जो भी आपको सर्टिफिकेट 10 का मिला होगा, तो आप वहां पे देखोगे कि उस सर्टिफिकेट में नीचे में एक स्टैंप, आपके स्कूल का स्टैंप लगा हुआ रहता है। ठीक है, और वहां पे फिर ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर रहता है, सीबीएसई के ऑथराइज्ड पर्सन का भी सिग्नेचर रहता है और आपके स्कूल के भी ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर रहता है। तो ये जो स्टैंप हुआ, उसी तरह से आप कंपनी में समझ लो कि कोई भी अग्रीमेंट अगर करना है तो ये स्टैंप का होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर भी होगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा। और कंपनी के केस में ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं। ये ध्यान में रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के केस में ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनता है, तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, है ना, वही प्रोमोटर्स आगे चल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अग्रीमेंट अगर करना होगा कंपनी को तो कॉमन सील का होना जरूरी है, कॉमन सील इज द मस्ट। और उसके साथ अटैच्ड सिग्नेचर किसका रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड का मतलब कि कंपनी किसी पे केस फाइल कर सकती है और कंपनी पे भी कोई केस फाइल कर सकता है। आए दिन ये होते रहता है ना कि एप्पल और सैमसंग आपस में यहाँ पे क्या हो सकता है, होता है कि वो सूट फाइल कर देते हैं के अगेंस्ट कि इसने इसका फीचर चोरी कर लिया है, ये इसका कॉपी कर ले रहा है ना, फीचर्स चोरी कर लिया। तो कंपनी एक दूसरे पे क्या कर रही है, केस फाइल कर रही है। वहां पे किसी पर्सन का नाम नहीं आता है, बोलता है कि एप्पल हैज सूड सैमसंग और सैमसंग हैज सूड एप्पल। तो अब ये जनरली क्या हो गया, ये एक कंपनी का फीचर है कि कंपनी एक दूसरे पे केस फाइल कर सकती है। जैसे ही वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बना, आर्टिफिशियल पर्सन कब बनता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड हुआ वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी आखिर क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो आप सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसके ओनर्स होंगे या जो भी इसके शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक पर्सन ने 100 रुपए का शेयर खरीदा है। ठीक है, 100 रुपए का शेयर खरीदा है। तो होता क्या है कंपनी के केस में, या तो एक बार में पैसा मांग लिया जाता है, नहीं तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मांगा जाता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मांगा जाता है, जैसे एप्लीकेशन पे, मतलब इसका अलग अलग नाम है, जैसे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे 20 रुपया मांगा गया। अलॉटमेंट सेकंड जो होता है, तो अलॉटमेंट जो हो जाता है, मान लेते हैं अलॉटमेंट पे 30 रुपीज मांगा। और फिर मांगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपए मांग लिया। तो इस तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने मांगा, है ना, 4 इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितने इंस्टॉलमेंट में वो मांग रही है। तो अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने मांगा है कितने रुपए को, 100 रुपए को, पहले कितना मांगा, 20 रुपीज मांगा, फिर कितना मांगा, 30 रुपीज मांगा। तो अभी तक कितना कॉल कर चुकी है। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अभी 50 रुपया बाकी है। तो जितना आपने, यानी जितना शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है, तो जितना उसने दे दिया है और जितना बाकी रह गया, तो जो बाकी रह गया उतने ही के लिए लाइबल होगा, उससे ज्यादा के लिए वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। यानी मैक्सिमम उसका लाइबिलिटी जो होगा उस शेयर पे, जितना उसने इन्वेस्ट किया, 100 रुपया अगर इन्वेस्ट किया तो 100 ही रुपया का उसका लाइबिलिटी। अगर पूरा दे दिया है तो वही पूरा पैसा रखा जा सकता है, कंपनी रख सकती है। अदरवाइज उससे ज्यादा वो पैसा कंपनी नहीं मांग सकती है।
जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता था कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल हो जाता था। अगर वहां पे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता था कि बिजनेस अगर पैसा नहीं चुका पाती थी तो क्या होता था कि जो ओनर है उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल हो जाता था, उसको अपने घर से लाना पड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 100 रुपए का शेयर लगाया है और कंपनी को इनकेस अगर पैसे का जरूरत पड़ गया, ठीक है, तो मेरा 100 रुपया रख लेगा। या अगर 100 रुपया मैंने 80 रुपीज दे दिया है तो और हमसे कितना मांगेगा वो, 20 रुपीज मांगेगा, उससे ज्यादा वो नहीं मांग सकता है। ठीक है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन तो आप जानते ही हो, है ना। तो यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो नेचुरल पर्सन का मतलब कौन हो गया, हम आप जो जिंदा है, सांस ले रहा है, दैट इज नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है, ऑन पेपर ये क्रिएट किया जाता है, तो उसको भी उसी तरह से राइट्स मिलते हैं जैसे नेचुरल पर्सन को मिलते हैं। बस फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वोट नहीं दे सकता है, ये सभी इसके कुछ राइट्स नहीं है, बाकी लीगल राइट्स इसके भी हैं। ठीक है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, एसेट खरीद सकता है, एसेट सेल कर सकता है ना, केस फाइल कर सकता है, कोई स्टे केस फाइल कर सकता है, कोई भी तरह का अग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट में यहाँ सेपरेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर जैसे मान लेते हैं कि कंपनी है, तो कंपनी में मैंने 100 रुपए का शेयर क्या किया है, खरीदा है। तो 100 रुपया, जैसे मान लेते हैं कंपनी यहाँ पे 200 करोड़ की कंपनी है, और 200 करोड़ की कंपनी में मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया लगाया है। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो ओनर, है ना, इतने प्रोपोर्शन के लिए ही, छोटा सा प्रोपोर्शन के लिए ही आई एम दी ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे ओनर्स हो जाएंगे इसमें इस तरीके से कंपनी में। तो ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेयर होल्डर्स के। साल में एनुअल जनरल मीटिंग होता है एक। ठीक है, तो एक साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है जिसमें मेजर शेयर होल्डर्स और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और फिर डिस्कशंस होती है कि क्या क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, हमारी कंपनी में क्या क्या चीजें हैं, हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ये सभी मुद्दों पे बात होता है वहां पे। ठीक है, तो बिजनेस में क्या हो गया, यानी कि कंपनी में क्या हो गया, ओनरशिप और मैनेजमेंट का सेपरेशन है, दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब यहाँ पे हो गया सेल। ठीक है, तो ऐसे तीन तरह की कंपनी होती है, लेकिन आप उसको अभी दो तरह के ही समझो, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होता है, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जिसके पास भी शेयर्स है वो अपने शेयर्स को आसानी से सेल नहीं कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में वो सेल हो सकता है। ठीक है, यही है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये आगे अभी हम लोग देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट्स। तो अब देखो कि इतना जो हमने पढ़ा, तो आप इसको शॉर्ट में रख सकते हो, है ना, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाया है, आईपीसीसी लास्ट। ठीक है, IPCCLAST, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जितने भी फीचर्स हो गए उसका। जैसे आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन, सी फॉर कॉमन सील, सी फॉर कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, ए फॉर artificial person, S for separation of ownership and management, and T for transferability of shares। ठीक है, तो आईपीसीसी लास्ट करके आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आप यहाँ पे फीचर्स उसके आसानी से रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपनीज, की कंपनीज कितनी तरह की होती है। तो कंपनीज कितनी तरह की होती है, तीन तरह की कंपनीज होती है। एक हो गया प्राइवेट कंपनी, दूसरा हो गया पब्लिक कंपनी, और तीसरा हो गया वन पर्सन कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, ये तीन तरह की कंपनी होती है। तो चलते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या आखिर ये कहता है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यहाँ पे आप समझो, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है कि प्राइवेट कंपनी में जिसके पास भी शेयर्स होगा वो आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी कि सेल नहीं कर सकती है दूसरे को। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, तो इसमें कम से कम कितने लोग होंगे, कम से कम 2, है ना, कम से कम 2 मेंबर होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। सो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 200, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आप देखो कि डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर कैपिटल। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि आइए आप हमारे शेयर्स को परचेस कीजिए, आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए।
ठीक है, प्राइवेट कंपनी को ये राइट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है मस्ट हैव मिनिमम पेड अप ऑफ 1 लाख। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप जो कैपिटल होता है, यानी कि जितना कैपिटल कंपनी में होना चाहिए, जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसे पे किए हैं, ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 1 लाख होने चाहिए, और जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। अभी लेटेस्टली जो चल रहा है तो मिनिमम पेड अप को हटा दिया गया है, प्राइवेट में भी और पब्लिक कंपनी में भी, ठीक है। लेकिन आपके अभी ये सीबीएसई वाले पोर्शन में इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है, आईसीआई वाले पोर्शन में इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इट इज नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो आपने भी सुना होगा बहुत सारी कंपनीज के नाम के आगे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, या ऐसे लिखा होता होगा शॉर्ट फॉर्म में पीवीटी एलटीडी, है ना, प्राइवेट लिमिटेड, है ना, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम के आगे लिखा हुआ रहता है, तो प्राइवेट कंपनी हो गई। देखो अब यहाँ पे जनरली प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दूसरा जो कंपनी है दैट इज पब्लिक कंपनी, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में लिख देते हैं कि पब्लिक कंपनी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों में कहीं पे भी गवर्नमेंट का इंक्लूजन नहीं है, पब्लिक कंपनी में भी इसके फीचर्स अलग हैं। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल, अच्छा, इसके कंपनीज एक्ट में सिंपल सा लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वैसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगा ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा, 5 लाख होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 1 लाख था, पब्लिक कंपनी में 5 लाख हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, 7, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो कम से कम इस तरह की कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है इसमें, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसमें आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि अगर मेरे पास जो शेयर्स है मैं आसानी से सेल कर सकता हूँ। तो जितने भी आप देखते हो कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती है और शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो सब पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एक भी नहीं होती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, सेल नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में जब चाहे हम शेयर्स को खरीद सकते हैं और जब चाहे सेल कर सकते हैं, ठीक है। नो प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स, यानी इसमें हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आइए हमारे कंपनी में शेयर्स जो है उस शेयर्स में आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जा सकता है इससे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पब्लिक कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, इसका मतलब क्या कि एक पब्लिक कंपनी है समझ लीजिए, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है, उसने दूसरे एक प्राइवेट कंपनी को खरीदा है, ठीक है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी होगी, ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी का ही सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट 1 पर्सन कंपनी, ये हाल फिलहाल में ही आया है, 2013 एक्ट के ही अकॉर्डिंग आया न्यू कंपनी 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी भी जो है ना वो प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होगा, ठीक है, एक ही मेंबर होगा, सिंगल मेंबर, इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं होगा। तो फॉर्मेशन इसका क्या है कि इसका रिक्वायरमेंट एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर होगा, इसमें दोनों एक ही पर्सन भी हो सकते हैं, अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 3 subsection 1 of the Companies Act 2013, only a natural person who is Indian citizen and resident in India is eligible to act as a member and nominee of an OPC 1 person company। तो यहाँ पे जो भी इसका 1 मेंबर होगा ना, ये 1 मेंबर कौन हो सकता है, तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या और रेसिडेंट भी, साथ साथ इंडिया का रेसिडेंट भी होना चाहिए, और नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। तो नॉमिनी बनने के लिए, है ना, या मेंबर बनने के लिए ये नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया ये होना चाहिए। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स, तो इनकॉर्पोरेशन इसका होगा, रजिस्ट्रेशन होगा कंपनीज एक्ट के अंडर, ठीक है, मेंबरशिप इसके सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होंगे, है ना, और वही सेम पर्सन डायरेक्टर भी बन सकता है, और वो पर्सन का नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। 1 पर्सन कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC इन मोर देन 1 OPC। यहाँ पे आप समझो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक जो पर्सन है वो एक से ज्यादा 1 पर्सन कंपनी को ऑपरेट नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही कंपनी में वो उसको ऑपरेट कर सकता है, एक ही कंपनी को वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी,
ठीक है, कोई भी माइनर यानी 18 से बिलो अगर है एज, तो वो फिर 1% कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जैसे बाकी फीचर्स हैं यहाँ यहाँ पे भी वही है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन इसमें भी होगा। अच्छा, इस पर्सन को अगर डेथ वगैरह हो जाता है या कैपेबल नहीं रहता है, तो ये नॉमिनी अपॉइंट करता है, पहले ही नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के ही टाइम, कि इसके बाद कौन वो कंपनी को आगे चलाएगा। ठीक है, तो नॉमिनी अपॉइंट पहले ही से रहता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, एक तो नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ 1% कंपनी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल राइट्स, ये है। ठीक है, तो नॉमिनी यहाँ पे क्या होगा, 18 और 18 अबव होना चाहिए। ठीक है, और ये सब कुछ उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेंशन होंगे। शेयर कैपिटल इसका भी 1 लाख ही होगा, जो पेड अप कैपिटल होगा जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है। और इसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी होगा, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है ना। अब जो हमारा ये सब थ्योरीज था, जो कुछ बेसिक कंपनी से रिलेटेड था, अब जो थ्योरीज रहेगा वो आगे हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो ये थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है, ये थ्योरी आपका काम आएगा किस चीजों में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। तो सबसे पहला जो है शेयर्स, शेयर्स किसे कहते हैं। तो शेयर्स का मतलब क्या कि कंपनी जब अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट देती है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कंपनी ने अपने कैपिटल को बांट रखा है, तो वो एक जो छोटा स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन जो होगा है ना उस कैपिटल का, उसी को शेयर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी इन अ कंपनी टोटल कैपिटल ऑफ ₹50 लाख इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख यूनिट्स ऑफ 10 ईच। तो 5 लाख यूनिट्स ऑफ 10 ईच, तो एक यूनिट का जो प्राइस है वो कितना हो गया, 10 रुपए, और कितने टुकड़ों में उसको बांट दिया गया है, 5 लाख टुकड़ों में उसको बांट दिया गया। तो जो एक टुकड़ा होगा उसे ही क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जो सॉरी, जो कंपनी में शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें शेयर सर्टिफिकेट्स भी इशू होता है, उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। तो कुछ इस तरह का भी होता है। आज के डेट में ऑनलाइन तो ये सभी चीजें हो गई हैं। ठीक है, और इस पे जो मेंशन होगा, जो अमाउंट मेंशन होता है, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू, उसे फेस वैल्यू कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, जो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। नेक्स्ट है क्लासेस और काइंड्स ऑफ शेयर्स, कि कितने तरह के शेयर्स होते हैं। तो मेनली दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स होता है। तो अब इसमें से अगर बोला जाए कि बड़ा कौन है और कौन ओनर होता है, एक्चुअल इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस जो बोला गया, तो कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है उसे, प्रेफरेंशियल राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्या प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं ये आगे भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि इक्विटी शेयर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। यानी अब देखो हायरार्की है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ का, सपोज कर लो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉफिट का पहला हिस्सा जो होगा वो आउटसाइडर को पेमेंट करने में जाएगा। आउटसाइडर कौन हो गया, आउटसाइडर क्रेडिटर्स हो गया, है ना। आउटसाइडर अगर हमने लोन ले रखा है तो वो हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, सो पहला जो हिस्सा है वो आउटसाइडर को पे करने में जाएगा। ठीक है, तो आउटसाइडर को हमने पे कर दिया। फिर उसके बाद पहले हम लोगों ने किसको पे किया है, आउटसाइडर, है ना। तो आउटसाइडर लायबिलिटी जो रहेगा उसको पेमेंट। उसके बाद फिर आ जाता है, इसके बाद किसको पेमेंट किया जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को। और सबसे लास्ट में जो बच गया, ठीक है, जो बच गया वो फिर किसका होता है, वो इक्विटी शेयर्स का होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज फिक्स रहते हैं कि आउटसाइडर का एक पर्टिकुलर होगा, है ना, कि अगर हमने लोन लिया है तो 10% 5% जो भी इंटरेस्ट होगा वो बन जाएगा। ठीक है, लोन का। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर में भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्राइस होता है, कि फिक्स्ड रेट होता है, कितना रेट से प्रेफरेंस को देना है। उसके बाद जो भी बचा, तो जो भी बचा वो डिविडेंड किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। तो यानी कि इक्विटी शेयर्स को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, इसीलिए इसे रेसिडुअल ओनर्स भी कहा जाता है, इसे सबसे लास्ट में पैसा मिल रहा है। ठीक है, पहले आउटसाइडर को पेमेंट किया गया, फिर प्रेफरेंस शेयर को, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कि इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स। अब इसी के वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, कि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो ये वोटिंग राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं, वोटिंग राइट्स क्यों होता है, तो वोटिंग राइट्स डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि अगर मैंने 100 रुपए का अगर शेयर लिया है, ठीक है, अगर इक्विटी शेयर है वो,
अगर इक्विटी शेयर है तो मेरे पास भी वोटिंग राइट आ जाएगा। ठीक है, अब वोटिंग राइट तो हर एक पर्सन के पास एक वोटिंग राइट रहता है। कंपनीज उसको कितना वोटिंग राइट प्रोवाइड करती है, एक वोटिंग राइट प्रोवाइड करती है। तो उसमें डिसीजन मेकिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में ये लोग आएंगे और उसमें डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, जैसे अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उसके बारे में क्या सोच है, तो कुछ भी डिसीजन लेना है तो ये वोटिंग राइट से ये लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर के पास ही, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही ये राइट होता है कि वो मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, डिसीजन मेकिंग वो कर सके। प्रेफरेंस शेयर ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड रेसिड्यूअल ओनर्स। इसे रेसिड्यूअल ओनर्स कहा जाता है, यानी कि जो लास्ट में बचा ये पूरा उसका। ठीक है, अगर नहीं बचा, अगर नहीं बचा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो इसे मिलेगा, और वो भी जो लास्ट में बचेगा वही। ठीक है, उससे पहले इसे नहीं मिलता, प्रेफरेंस से पहले इसे नहीं मिलता है, आउटसाइडर से पहले इसे नहीं मिलता है। लास्ट में जो बचता है इसका हो जाता है। कम बचा कम ही हुआ, ज्यादा बचा ज्यादा इसका हो गया, नहीं बचा नहीं मिलेगा। लॉस हुआ, लॉस के सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है ना उसे डिविडेंड कहा जाता है। ये वर्ड बहुत जगह पे आपका आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर जो उसको पार्ट मिलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो वही प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड और डिविडेंड और कैपिटल में यहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। ये देख लो प्रेफरेंशियल राइट्स, प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है कि जो इक्विटी को नहीं मिला उसे उससे पहले इसे मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिल रहा है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट किस चीज के बारे में है, डिविडेंड। डिविडेंड का जो पेमेंट होगा वो पहले प्रेफरेंस को किया जाएगा, फिर इक्विटी को किया जाता है। फिर उसके बाद फिक्स्ड अमाउंट इज कैलकुलेटेड, एक फिक्स्ड रेट होता है, पहले दे दिया जाएगा प्रेफरेंस को, उसके बाद दिया जाएगा किसको, उसके बाद दिया जाएगा इक्विटी को। और उसी तरह से कैपिटल भी होता है कि कंपनी जब बंद होने वाली रहती है तो कैपिटल भी वापस किया जाता है ना, कैपिटल रिडम्पशन भी होता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर के पैसे को लौटाया जाएगा और उसके बाद फिर अगर बच रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे को वापस किया जाएगा, कैपिटल अमाउंट को वापस किया जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी, इक्विटी से पहले से मिल जाता है। इसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये ध्यान में रखना है। डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में इसके पास होते हैं, वो आगे हम लोग देख सकते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अफेयर्स। अब क्लासेस और काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, ये देख लेते हैं। तो विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा जो मिल रहा है शेयर होल्डर्स को उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। अब है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव वर्ड आपने स्टैटिस्टिक में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ सुना होगा। तो क्यूमुलेटिव वहां पे अगर आपको ध्यान में अगर होगा तो आप को याद आ रहा होगा कि उसमें सम होते चला जाता है, फ्रीक्वेंसी सम होती चली जाती है। उसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्यूमुलेट है ना, यानी कि इकट्ठा हो रहा है। तो क्या इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, तो डिविडेंड। अगर जैसे मान लो कि कुछ सालों का यहाँ पे अगर रिकॉर्ड दिया हुआ है कि पहले साल डिविडेंड मिला, ठीक है, सेकेंड ईयर डिविडेंड नहीं मिला, थर्ड ईयर डिविडेंड नहीं मिला, फोर्थ ईयर मिला। तो फोर्थ ईयर में जब दिया जाएगा तो जो नहीं मिला है यानी सेकेंड का प्लस थर्ड का और प्लस फोर्थ का ये जोड़ के मिलेगा, क्यूमुलेट इकट्ठा होते जाता है और जब मिलेगा तो पूरा मिल जाएगा। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक ही यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे क्या आ गया, फीचर आ गया इसके पास। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, जो भी अरियर्स है, अरियर्स का मतलब जो पैसे नहीं मिले हैं, तो वो सभी पैसे जब भी मिलेगा तब इकट्ठा मिल जाएगा। और फिर दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसमें ये राइट अवेलेबल इन्हें नहीं मिल होता है, या जिस साल छूट गया तो छूट गया, उसके बाद वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। फिर है विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। तो सरप्लस प्रॉफिट होता है कि अगर सब कोई को पैसा देने के बाद भी जो प्रॉफिट बच रहा है, सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है, तो उसमें जनरली तो इक्विटी ही पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनको भी राइट दे दिया जाता है कि जो भी रेसिडुअल प्रॉफिट है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। तो उसमें भी ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का एक फीचर हो गया। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। तो कन्वर्टेबिलिटी के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर।
यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के पास ये राइट अवेलेबल है कि इक्विटी में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वही जो सर्टेन केसेस हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सर्टेन केसेस में इसके पास भी वोटिंग राइट्स आ जाता है, तो ये ऐसा केस है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा तो इसके पास भी वोटिंग राइट्स हो जाएगा कि कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, और नॉन कन्वर्टेबल में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल हमने लगाया, जैसे मैंने 100 रुपए का अगर शेयर खरीदा है तो ये कैपिटल को जब वापस किया जाएगा, है ना, ये मुझे वापस किया जाएगा, उसी को रिडेम्पशन कहते हैं, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया कि यहाँ विद इन द लाइफ ऑफ द कंपनी ये वापस कर दिया जाता है। जनरली अभी के रूल के अकॉर्डिंग 20 ईयर से ज्यादा ये होल्ड नहीं किया जाएगा, 20 ईयर से पहले ही कैपिटल को वापस कर दिया जाएगा शेयर होल्डर को। ठीक है, कैपिटल जितना भी उसने लगाया है वो कैपिटल वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो गए। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी रहेगा तब तक ये जो पैसे हैं वापस नहीं होंगे। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो परमिटेबल नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। 2013 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करवाता है ना, यानी कि इसमें ये रेस्ट्रिक्ट करता है इसको कि कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया। अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल। अब इसके भी कुछ पार्ट्स हैं और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आगे, बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा ये काम आएगा। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आखिर किसे कहते हैं? तो जो भी कैपिटल हम लोग पैसे रेज कर रहे हैं कैपिटल का, किस वे से? तो इशू ऑफ शेयर्स, बहुत तरीके से हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो अगर हम शेयर्स को रेज कर, शेयर्स से इशू कर रहे हैं, है ना, तो शेयर्स को इशू करके हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, कैपिटल का इंतजाम कर रहे हैं, तो वो कैपिटल हमारा शेयर कैपिटल कहलाता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, इसे ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल, ये ऑथराइज हो गया। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या कि कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होते हैं, है ना, ये 11th में आपको पढ़ना था बीएसटी में, तो आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है ध्यान में नहीं हो। तो कुछ क्लॉजेस हैं, उसमें 6 क्लॉजेस हैं, उसमें से एक क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है कि कंपनी, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो कितने पैसे से आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, यानी कि वो एक लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है कि इतना से ज्यादा आप पैसे रेज नहीं कर सकते हो, एक मैक्सिमम लिमिट। उतना एट अ टाइम आपके पास होना जरूरी नहीं है, आप एक वहां पे फिगर, रफ फिगर ही आप दे दो कि इतना 1000 करोड़, अगर मान लेते हैं कंपनी वैसी है तो 1000 करोड़ मेरा मैक्सिमम लिमिट होगा कि अगर मुझे पैसे रेज भी करने हैं शेयर्स के थ्रू तो 1000 करोड़ तक हम रेज कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि मैक्सिमम हम 10 करोड़ तक कर सकते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना लिमिट फिक्स कर देता है, यानी कि कैपिटल क्लॉज में कि कितने से कंपनी रजिस्टर हो रही है, जितना मेंशन है वही ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। ये शो करता है कि इससे ज्यादा कंपनी पैसे रेज नहीं कर सकती है, इससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती है। तो उस टाइम बस मेंशन हो गया है कैपिटल क्लॉज में। अब कंपनी को जितना पैसे का जरूरत है वो इशू करेगी, दैट इज इशूड कैपिटल। वो इनवाइट करेगी पब्लिक को, है ना, कि अभी जैसे मान लेते हैं कंपनी को 1 लाख रुपए का जरूरत है, तो 1 लाख का शेयर्स क्या हो गया, रेज हुआ। तो 1 लाख रुपए अगर इसे रेज करने हैं तो इसको क्या कर सकती है, वो स्मॉलेस्ट टुकड़ों में बांट दे, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे। कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांट सकती है? तो समझो कि इसको 100 रुपए का एक और 1000 टुकड़ों में उसको बांट दी, तो एक टुकड़ा को शेयर्स कहा गया। ठीक है, तो इशूड कैपिटल, टोटल इशूड कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए यहाँ पे, 1000 हो गए। तो इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल जितना कंपनी को पैसे का जरूरत होता है कंपनी इशू करती है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना अब पब्लिक अग्री कर रही है सब्सक्राइब करने के लिए, यानी कि खरीदने के लिए। ठीक है, जितना वो अग्री की। तो मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होता है, जैसे एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी अप्लाई कर रही है कि मुझे इतने शेयर्स चाहिए, मुझे इतने शेयर्स चाहिए। तो कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया था,
तो सब्सक्राइब क्या हो सकता है कि एक का 1,000 जितना है उतने के लिए एप्लीकेशन आ सकता है, 1,000 शेयर्स के लिए, है ना, या तो फिर 1,000 से कम के लिए आ सकता है, या 1,000 से ज्यादा के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड यहाँ पे सब्सक्राइब्ड हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, कि जितना वो अग्री कर रही है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में भी दो बातें हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब कि जितना मांगा गया है ना, जितना पैसा बनता था और मांगा गया उतना का उतना पूरा का पैसा पेमेंट हो गया। जैसे 10 रुपए के एक शेयर है ना, तो 10 का 10 मांग लिया गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, पैसा पूरा मांग लिया गया है। ठीक है, और जो भी शेयर्स हैं उस पे अगर पूरा का पूरा 10 रुपया आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा अगर 10 रुपया आ गया, यानी पूरा मांग भी लिया गया है और पूरा आ भी गया है, तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहलाता है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब या तो पूरा पैसा मांगा नहीं गया, ठीक है, या मांगा भी गया है 10 रुपया, तो उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने 8 ही रुपया तक अभी तक दिया है, तो ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, ये सभी बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि कितना हमने कॉल किया। जैसे 10 रुपए का अगर शेयर्स है तो कंपनी ने अभी तक अगर 6 रुपए ही कॉल किया है तो ये कॉल्ड अप हो गया, 4 रुपया अनकॉल्ड हो गया, 4 रुपया बाकी जो बचा वो अनकॉल्ड अप कैपिटल हो गया। और नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जितना अभी तक पब्लिक ने पैसा दे दिया, जैसे कॉल्ड अप मान लेते हैं कि अभी तक हमने 6 रुपया कॉल्ड अप किया, 10 रुपए में 6 रुपया अभी तक कॉल्ड अप किया, इसमें से भी लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए ही दिए, तो जितना पब्लिक पे करेगा दैट इज पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल कैपिटल का ही वो पोर्शन है, कैपिटल का ही एक सर्टेन वो पोर्शन हो गया। ये जो कैपिटल बनता है तो कैपिटल का ही एक सर्टेन पोर्शन हुआ। अब ये कैसा पोर्शन है, तो मान लेते हैं कि कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो है 10 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए अलग अलग तरीके से वो मांग रही है। कैसे मांग रही है, तो 2 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा गया, ठीक है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा गया, फिर 3 रुपए मान लेते हैं अलॉटमेंट पे मांगा गया, और फर्स्ट कॉल पे फिर 2 रुपया मांगा गया, तो टोटल अभी तक देखो तो कितना हो गया, 7 रुपीज हुआ। बाकी 3 रुपया अभी रिजर्व कर लिया गया। रिजर्व का मतलब ऐसा नहीं, रिजर्व कैपिटल का मतलब कि कैपिटल का वो पोर्शन जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी नहीं मांगा जा रहा है। कब मांगा जा रहा है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के बंद होने के टाइम में सिर्फ और सिर्फ ये मांगा गया। यानी कैपिटल का ये पोर्शन तो 7 रुपया मांग लिया गया, अब 3 रुपया बोला जा रहा है कि अभी नहीं मांगेंगे, जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी उस टाइम जब पैसों का जरूरत अगर पड़ा हमें तो फिर ये 3 रुपया हम मांगेंगे। तो कैपिटल का वो पोर्शन जो अनकॉल्ड रहा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, और सिर्फ उसे कब कॉल किया जा रहा है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो ये फिर क्या कहलाता है, यही रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ये ध्यान में रखना है। तो इसके थ्योरीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, सेम चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद रिजर्व कैपिटल, रिजर्व सॉरी कैपिटल रिजर्व। अब देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व ये मिलता जुलता है, इसीलिए ये भी पढ़ाया जाता है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में जनरली डिफरेंस आ जाता है। तो कैपिटल रिजर्व रिजर्व का पार्ट है, देखो एंड में जो लगा रहेगा वो उसका पार्ट, जैसे वहां पे रिजर्व कैपिटल था तो रिजर्व कैपिटल क्या था, कैपिटल का पार्ट था, और कैपिटल रिजर्व के अंत में रिजर्व लगा हुआ है तो फिर ये रिजर्व का पार्ट होगा। तो कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं, तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट होती है या नॉन रिकरिंग जो प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, तो कैपिटल प्रॉफिट को ही क्या किया जाता है, रिजर्व जब बना दिया जाता है, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व्स क्रिएट होती है उसे कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इन सभी कुछ केसेस में होगा, जैसे प्रॉफिट, ये कहां से हमारा रिजर्व कैपिटल क्रिएट हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो कोई फिक्स्ड एसेट है जैसे मशीनरी है, तो बिजनेस है हमारा, मान लेते हैं कि बिजनेस है हमारा पेन सेल करने का, ठीक है, तो पेन सेल करने का बिजनेस है, लेकिन अब उसमें कोई मशीनरी था, उस मशीनरी को हमने सेल कर दिया, तो मशीनरी को सेल कर दिया और उससे भी हमें कुछ फायदा ही हो गया, जितना का मशीन था उससे कुछ ज्यादा आ गया पैसा, तो वो हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और उसी कैपिटल प्रॉफिट को फिर क्या किया जाता है, रिजर्व जब कर लिया जाता है तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, प्रॉफिट
on redemption of debenture, profit earned by a company prior to its incorporation, profit on forfeiture and reissue of shares. ठीक है. Capital reserve are shown on the liability side of the balance sheet under head reserve and surplus. ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होगा, लाइबिलिटी साइड में भी जो हेडिंग होगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर कैपिटल रिजर्व को लिखा जाएगा. उसके बाद अब हमारा है कि कंपनी में जो शेयर्स हैं वो तीन तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, इशू होंगे. एक है फॉर कैश. ठीक है. तो बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो गया? प्राइवेट प्लेसमेंट ये आगे भी हम लोग देखेंगे. प्राइवेट प्लेसमेंट की जो कंपनी होती है वो इंडिविजुअल से, जैसे या तो खुद से पैसा ले आई या अपने फ्रेंड रिलेटिव्स या कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बोला जा रहा है कि आप हमारे कंपनी में पैसे लगा दो. जैसे इंडिया में आपने देखा होगा एक शो आता है शार्क टैंक. तो शार्क टैंक में भी यही चीजें हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट की. उनसे जाके हम पैसों को बोल रहे हैं कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो. ठीक है. दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. दूसरा है बाय फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन. जनरल पब्लिक को इनवाइट हमने कर रखा है, इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो. फिर उसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो कंसिडरेशन अदर देन कैश कब होता है? तो कंसिडरेशन अदर देन कैश जैसे कंपनी को कोई पेमेंट करना है. ठीक है. या तो प्रमोटर्स को पेमेंट करना है, या तो अंडरराइटर्स को पेमेंट करना है, या कोई एसेट या किसी का बिजनेस ही कंपनी ने खरीदा है, तो उसको कैश में ना देके, कैश पेमेंट ना करके उसको वो क्या कर रही है, उतना शेयर्स ही इशू कर दी. ठीक है. तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है. जनरली प्राइवेट कंपनी ये काम करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के पास भी ये ऑप्शन रहता है. पब्लिक कंपनी जो है वो दोनों तरीके से पैसे एक्वायर कर सकती है, प्राइवेट सोर्सेज से भी और फिर जनरल पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है. तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या है कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वो क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं. प्राइवेट इन्वेस्टर्स है ना, कि कुछ लोगों को वो जानते हैं कि अच्छा ये हमें पैसे दे सकते हैं. तो या तो प्रमोटर्स हो सकते हैं, है ना, या तो खुद के ही बिजनेस में वो पैसा लगा दे, या तो अपने फ्रेंड से वो पैसे मांग सकते हैं कि हमारे कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करो. रिलेटिव्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स को बोल सकते हैं कि हमारे कंपनी में पैसा लगाओ. एनआरआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसी तरह से मैंने शार्क टैंक का भी एग्जांपल दिया कि उन्हें भी कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को वो इनवाइट कर सकते हैं, है ना, और बोल सकते हैं कि आप हमारे कंपनी में पैसा लगा दो. तो जनरल टू पब्लिक नहीं होता है. ठीक है. कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं और इन्हें वो बोल रहे हैं कि आप हमारे कंपनी में पैसे लगाओ. तो अगर वो पार्टी इंटरेस्टेड होगा इस कंपनी में तो फिर पैसे इन्वेस्ट करेगा. ठीक है. ये चीजें प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाती हैं. नेक्स्ट है स्वेट इक्विटी शेयर. तो स्वेट इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसा शेयर्स होता है, ऐसा इक्विटी शेयर्स होता है which is issued by company to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available intellectual property rights. तो स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसा इक्विटी शेयर्स है जो किसको इशू किया जा रहा है, एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को, डिस्काउंट पे. तो जनरली शेयर्स जो इशू होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं. यानी कि अगर मान लेते हैं 100 का शेयर है तो 100 से कम में नहीं मिलेगा, सीधा बात है, 100 से कम में नहीं मिलेगा. लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर एक एक्सेप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन किसको दिया जा रहा है, ये एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है. कि वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उसे बोला जा रहा है कि आपने यहाँ पे काम किया है ना, तो आप आपके लिए जो शेयर्स है, बाहर वालों के लिए शेयर 100 रुपए का है लेकिन आपके लिए ये 80 रुपीज का ही है, आप 80 रुपीज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. तो वैसे इक्विटी शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है. इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है जनरली, कि वो 3 साल के अंदर उस शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. ये तो मैंने आपको बता दिया. द इंट्रीज फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर सेम एज द इशू ऑफ अदर इक्विटी शेयर. इसका भी इंट्रीज वैसे ही होगा जैसे दूसरों का होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? अब यहाँ पे देखो कि ये एक ऑप्शन है. ठीक है. यहाँ पे बोला गया ना ऑप्शन. ऑप्शन किसको दिया गया है? ऑप्शन का मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक ऑप्शन दिया गया. किसको? तो गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट अ फ्यूचर डेट the securities offered by the company at a predetermined price which is usually lower than market price. जैसे मान लेते हैं कि कंपनी का जो होल टाइम डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉयज है, उन सभी को ये ऑप्शंस दिया गया.
क्या ऑप्शन दिया जा रहा है भाई? तो ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप फ्यूचर डेट में, फ्यूचर में, है ना, एक पर्टिकुलर डेट बता दिया गया कि फ्यूचर डेट में आप हमारे शेयर्स को परचेस कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे। प्री डिटरमाइंड प्राइसेस का मतलब क्या? आज ही जो हम लोग एक प्राइस डिटरमाइन कर ले रहे हैं कि जनरली हमारा जो शेयर्स का ट्रेंड है वो चल रहा है कि 100 का शेयर्स अभी मान लेते हैं 500 में सेल हो रहा है, तो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पहले से तय कर लिया गया कि आज ही तय कर लिया गया, और जनरली वो मार्केट रेट से, जो मार्केट रेट जैसे 500 रुपया हो गया, कि इसका इंटरनल रेट जो है वो 100 रुपए का ही है, लेकिन वो मार्केट में आज के डेट में 500 में सेल हो रहा है, ठीक है, 500 का वो हो गया है। तो मार्केट रेट से यूजुअली जो कम होता है, तो आज के ही डेट पे डिटरमाइन कर लिया गया, प्री डिटरमाइन कर लिया गया प्राइस, कि आज जो हम लोग तय कर रहे हैं कि ठीक है, जो आपको शेयर है ना 105 रुपए में ही दे देंगे, ठीक है, 500 का है और फ्यूचर में ये बढ़ेगा ही, है ना, 600 700 इस तरीके का हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि फ्यूचर में आप इसको परचेस कर सकते हो, एक पर्टिकुलर डेट दे दिया है कि आप उसके बाद आप परचेस कर सकते हो उसको प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे। आज जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है उसी प्राइस पे आप इसको परचेस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है, ऑप्शन है। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें फायदा हो रहा है तो आप खरीद लो, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरी पोर्शन से। नेक्स्ट है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कैसे होता है? अगर हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू होता है। तो जो कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है, यानी पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी अगर इनवाइट कर रही है जनरल पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इनवाइट किया जाता है लोगों को और बताया जाता है कि हमारी कंपनी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसीज क्या है, हमारा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारी कंपनी किस तरीके से आगे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ये सभी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में इशू होता है। जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो एडमिशन करवाने के लिए, तो ब्राउचर्स देता है या प्रोस्पेक्टस देता है कि हमारे स्कूल्स में ये फैसिलिटीज है, उसी तरह से कंपनी में भी होती है। और अगर प्राइवेट कंपनी अगर यहाँ पे इनवाइट तो कर नहीं सकती है, तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस के जगह पे क्या बनाती है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्रिएट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करेगी, फिर अलॉटमेंट करेगी। एप्लीकेशन रिसीव करने का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे मान लेते हैं हमने इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है 1000 शेयर्स, अब यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया है 3000 शेयर्स के लिए। लोग यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 3000 शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, पूरा मार हो रहा है ये शेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है। अब ये शेयर्स को खरीदने के लिए यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं, लेकिन कंपनी के पास तो 1000 ही शेयर्स है और वहां मांग रहे हैं लोग 3000, तो एप्लीकेशन तो 1000 से रिसीव हो जाएगा। अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ 1000 तक ही हो सकता है, 3000 तक अलॉटमेंट नहीं हो सकता, यानी सभी को नहीं दिया जा सकता शेयर। तो अलॉटमेंट में ही तय होता है कि किसको शेयर मिलेगा, किसको शेयर्स नहीं मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, किसको। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर एक ही बार वो डिमांड कर दिया, मुझे 10 चाहिए, तो अब कंपनी ये डिसाइड कर सकती है इसे 10 का 10 दे दे, या 10 ये मांगा है तो 6 ही देते हैं, 7 ही देते हैं, वो कंपनी डिसाइड करेगी। तो अलॉटमेंट का पता उस टाइम चलेगा। फिर टू मेक कॉल्स, आगे के कॉल्स में पैसे मांगे जाएंगे। तो ये कुछ आपका प्रोसीजर है जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो बेसिक थ्योरी है वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। और कुछ कुछ छोटे छोटे थ्योरी जो होंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे, वो हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके दौरान पढ़ेंगे। तो ये सीरीज हमारा, इसमें मिनिमम है ना, मिनिमम हम लोग 10 वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ये पहला थियोरेटिकल पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से स्टार्ट होगा। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें। आप इस वीडियो को आप सेव करके रख लें, ठीक है। आप इसको लाइक करें, शेयर भी आप करें, ताकि जिनको जरूरत है उन तक भी ये पहुंच पाए, ओके। और हमारे साथ बने रहे, प्रैक्टिस अच्छे से आपका होते रहेगा, ये मेरा वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।